Hello everyone, welcome back to my channel Special Accounts Classes by Neeru Yadav. Today's session on the topic of Bill of Exchange. तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो कंप्लीट बेसिक्स के ऊपर होगी बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन करेंगे, फीचर्स करेंगे एंड डिफरेंस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजिंग। तो टोटल जो आज जो हमारी क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन बेस होगी फुल बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखिए, हम सबसे पहले करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम हमारी जो विदाउट बुक की नॉलेज के थ्रू करते हैं। तो देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। एक होता है हमारे पास सेलर, मान लीजिए हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसके अंदर जो बिजनेस के अंदर सेल्स करेंगे, एक होता है हमारा क्रेडिट सेल और एक होता है कैश सेल। जब हम कैश सेल करेंगे तो उसी टाइम हमें हमारी मनी रिसीव हो जाएगी। लेकिन जब हम क्रेडिट पे हमारी गुड्स को सेल करते हैं तो उस टाइम जो सेलर जो होता है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देता है किसको, परचेजर को। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, एक कागज होता है जिसपे जो ड्रोवर जो होता है या बोल सकते हैं हम सेलर जो होता है वो लिख के देता है कि आफ्टर 3 मंथ जो सेलर परचेजर होगा वो पे करेगा जितनी भी मनी है। तो उसके अंदर जो ड्रोवर है वो खुद का सिग्नेचर करेगा और देन फिर वो किसको ट्रांसफर कर देगा, परचेजर को। जब परचेजर अपना सिग्नेचर कर देता है उस कागज के टुकड़े पर तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो वो जो कागज का टुकड़ा जो होता है वो क्या बन जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसकी क्या होता है, वो वैल्यूबल डॉक्यूमेंट बन जाता है। जब उस पे जो परचेजर है वो ड्रोवी जो होता है वो सिग्नेचर कर देता है तो वो क्या बन जाता है, एक वैल्यूबल डॉक्यूमेंट बन जाता है। वो यहाँ तक। अब देखिए, हम बुकिश नॉलेज के थ्रू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है 1881, उसके अंदर बोला गया है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग, रिटर्न में होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिटर्न में होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। कंटेनिंग एन एंड कंडीशनल ऑर्डर, ये किसी एंड कंडीशन का मतलब होता है किसी कंडीशन पे बेस नहीं होता। जैसे कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कल बारिश हुई तो मैं ये करूंगा, या फिर कल इंडिया ने अगर मैच जीता तो मैं ये करूंगा। तो इस पे कोई कंडीशन नहीं होती। ये सेलर क्या बोलता है परचेजर को कि ये आपको पे करना ही करना है, ये किसी कंडीशन पे बेस नहीं होता। ऑर्डर ये कौन देता है, ऑर्डर देता है जो सेलर जो होता है वो किसको देता है, ड्रावर जो होता है वो ऑर्डर देता है। साइन बाय द मेकर, इस पे जो साइन किसके होते हैं, जो ड्रोवर जो बिल बनाता है उसके होते हैं एंड किसके, ड्रोवी के। बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए पर्सन, वो डायरेक्ट करता है पर्सन को टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या बोला गया है, देखिए ये क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, साइन करते हैं इस पे मेकर और डायरेक्ट करता है सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कि आपको इतने मंथ के बाद ये सम ऑफ मनी पे करनी है। ये सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिख के देता है और ऑर्डर देता है कि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद ये पेमेंट करनी है। अब देखिए, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये ट्रांसफरेबल होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसके पास ये बिल होगा उसी को क्या करी जाएगी, पेमेंट की जाएगी। तो इसको आपको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जो पेमेंट जो होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की उसी को की जाती है जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होता है। चलो अब देखिए, अगर हमें इसकी फीचर्स आ जाए एग्जाम के अंदर, तो हम ये हमने जो मीनिंग किया है इसका, यहीं से हम इसकी फीचर्स उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फीचर क्या हो जाएगी, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। या फिर सेकंड क्या लिख सकते हैं, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिस कोई कंडीशन पे बेस नहीं होता। साइन बाय द मेकर, ठीक है, ये साइन कौन करके देता है, जो इसको बनाता है वो करके देता है, ये हो गई। या एक ऑर्डर होता है, ये क्या होता है, ऑर्डर देता है पे करने के लिए, या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है। तो यहाँ से ही हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी फीचर्स निकाल सकते हैं। हो गया, मीनिंग हो गई हमारी, फीचर्स हो गई। चलो अब नेक्स्ट, अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसके अंदर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है ड्रावर, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल,
जो ड्रॉवर जो होता है वो होता है जो पर्सन उस बिल को लिखता है, या फिर जो सेलर होता है वो ड्रॉवर कहलाता है बिल का। सेकंड होता है ड्रोवी, द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर वो बिल लिखा गया हो और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, ड्रोवी होगा। या फिर इसको बोल सकते हैं परचेजर। मैंने बताया था आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, जो सेलर जो अपनी गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है उस टाइम वो रिटर्न में लिखता है, फिर क्या करता है उस बिल को सेंड कर देता है परचेजर के पास, ड्रोवी के पास, उससे क्या ले लेता है, सिग्नेचर ले लेता है। जब ये सिग्नेचर कर देता है तो ये क्या हो जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। ड्रोवी ने उस बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये क्या बन जाएगा, एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब थर्ड आता है हमारा पेई। पेई कौन होता है, द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन। पेई वो होता है जिसको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। इट में भी ड्रोवर, ये ड्रोवर खुद भी हो सकता है, सेलर खुद भी होता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इसके अंदर। हु हैव बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो क्या, उसको क्या कर दी जाएगी, पेमेंट की जाएगी। दैट पर्सन इज नोन एज पेई। अब देखिए ड्रोवर भी हो सकता है पेई, या फिर अदर पर्सन भी हो सकता है। मान लीजिए उस ड्रोवर ने खुद किसी से क्रेडिट परचेज किया है तो वो क्या करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर देगा अदर पर्सन के अंदर, अदर पर्सन के पास। तो वो जो पेमेंट जब करेगा ये ड्रोवी, तो किसको करेगा, अदर पर्सन को करेगा, ना कि ड्रोवर को। हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती। अब देखिए हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट। तो एक बार मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बार ये बता देती हूँ कि प्रोमाइजरी नोट क्या होता है। ये भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, जो जब हम गुड्स को सेल करते हैं किसी परचेजर को, तो इस टाइम जो है ये प्रोमाइजरी नोट जो है वो सेलर नहीं बनाता है। प्रोमाइजरी नोट कौन बना के देता है, जो परचेजर होता है वो खुद एक प्रोमाइजरी नोट लिख के देता है कि मैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स 10,000 मनी की पेमेंट करूंगा, और खुद अपना सिग्नेचर करके देता है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, खुद लिख के देता है, इसमें ड्रोवर कोई रोल नहीं करता, और इसमें ओनली 2 पार्टीज ही इन्वॉल्व होती है। एक होता है मेकर और एक पेई। मेकर वो होता है जिसने गुड्स को परचेज की है, और पेई वो होता है जिसने गुड्स को सेल किया है। तो चलो अब बुकिश नॉलेज के थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है, एक साइड में दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक साइड में दिया है प्रोमाइजरी नोट। अब देखिए फर्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ पार्टीज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसके अंदर 3 पार्टीज होती है। हम जो लास्ट अभी हमने किया है कि उसके अंदर कितनी, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टीज होती है, 3 पार्टीज। फर्स्ट इज ड्रोवर, सेकंड इज ड्रोवी एंड थर्ड इज पेई। लेकिन जो हमारा प्रोमाइजरी नोट होता है उसके अंदर ओनली 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक तो मेकर होता है, एक पेई होता है। मेकर वो होता है जो बनाता है, पेई जिसको पेमेंट करनी है। इसमें थर्ड बंदे का कोई रोल नहीं होता। अब सेकंड देखिए प्रोमाइज और ऑर्डर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक ऑर्डर होता है, क्योंकि ऑर्डर देता है जो ड्रोवर है वो उसको ऑर्डर देता है, सेलर किसको, परचेजर को, तो वो पेमेंट करता है। लेकिन प्रोमाइजरी नोट क्या होता है, ऑर्डर नहीं होता, ये एक प्रोमिस किया हुआ होता है। परचेजर प्रॉमिस करता है किसको, सेलर को हुआ। अब थर्ड देखिए एक्सेप्टेंस। जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है इट रिक्वायर एन एक्सेप्टेंस टू बिकम ए वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज जब तक एक्सेप्ट नहीं करता परचेजर तब तक वो कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। जब जो परचेजर होता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने सिग्नेचर कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। लेकिन जो प्रोमाइजरी नोट होता है वो उसके अंदर एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही क्या होता है, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। वो यहाँ तक। अब देखिए फोर्थ में क्या बोला गया है, सेम आइडेंटिटी ऑफ पेयर एंड पेई। इसमें क्या बोला गया है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ड्रावर और पेई में बी द सेम पर्सन। इसमें तो सेम पर्सन हो सकते हैं। ड्रावर क्यों होता है, कौन होता है जो बिल को लिखता है, और पेई कौन होता है जिसको पेमेंट करनी है। तो ये इट में बी द सेम पर्सन, दोनों एक हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोमाइजरी नोट है वो मेकर और पेई सेम नहीं हो सकते, वो तो अदर होंगे। क्योंकि मेकर कौन होता है, प्रोमाइजरी नोट का परचेजर होता है, और जिसको पेमेंट करनी है वो कौन होता है, सेलर।
तो ये दोनों पर्सन सेम नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट का डिफरेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो टर्म्स ऑफ ए बिल ऑफ जो टर्म्स क्या क्या होती है एक बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। अब देखिए, इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो किसी भी ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, कितने भी टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन ये जनरली जो होता है वो नॉट एक्सीडिंग 90 दिन से ज्यादा के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा जाता। जनरली ये हो तो कितने भी दिन के लिए सकता है, लेकिन ये 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं होता। अब देखिए इसमें लिखा गया है द टर्म ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, यूजुअली द टर्म डज नॉट एक्सीड, यूजुअली जो टर्म जो होता है ये एक्सीड नहीं होता 90 डेज, मतलब 3 मंथ से ज्यादा दिन का नहीं होता। हो गया। अब देखिए द डेट ऑफ बिल, इट में भी, मतलब कि ये जो टर्म होती है बिल की, बिल ऑफ एक्सचेंज 15 डेज के लिए भी लिख सकते हैं, 13 डेज के लिए भी लिख सकते हैं, 16 डेज एंड 19 डेज के लिए भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा सकता है। अब इसमें भी 3 टर्म होती है। एक होती है ड्यू डेट ऑफ ए बिल। ड्यू डेट क्या होती है? जिस द डेट ऑन विच टर्म ऑफ बिल एक्सपायर। ड्यू डेट वो होती है बिल की जिस दिन उस बिल के अंदर जो लिखी गई डेट है वो क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे हम ड्यू डेट। सेकंड आता है हमारा डेज ऑफ ग्रेस। जो ड्यू डेट होती है उसके अंदर 3 डेज ऐड किए जाते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेस डेट। देखिए इसमें बोला गया है एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदर देन ऑन डिमांड। अगर डिमांड के ऊपर कोई बिल पे हो रहा है तो वो उसी दिन जिस दिन उसने पे, मतलब सेलर ने डिमांड की उस दिन हम पे कर देंगे। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पेबल हो रहा है अदर देन डिमांड तो उसके अंदर हम 3 डेज ऑफ ग्रेस के क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब थर्ड आता है हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल। हम डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल की कैसे निकालते हैं? तो जब ड्यू डेट जो बिल की होती है वो प्लस में उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस के ऐड कर देते हैं तो हमारी जो बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाती है। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द डेट विच कम आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द ड्यू डेट। मतलब जो हमारे बिल की ड्यू डेट होती है उसके अंदर हम ग्रेस के 3 डेज ऐड करते हैं और उसके बाद जो डेट निकल के आती है वो होती है डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ए बिल। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी 2 कंडीशन है। मैच्योरिटी पीरियड हम कैसे निकालते हैं? 3 मंथ्स, मान लीजिए हमारा जो बिल है वो क्या 3 मंथ्स के लिए रिटर्न लिखा गया है, तो हमारी उसके अंदर हम क्या करेंगे? मैच्योरिटी पीरियड निकालने के लिए 3 मंथ्स प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस के ऐड कर देंगे। अब देखिए इसमें भी हमारे पास 2 केस दिए गए हैं मैच्योरिटी पीरियड जब हम निकालेंगे उसके। एक तो हमारे पास अगर बीच में आ गया कोई इमरजेंसी हॉलीडे तो हम जो मैच्योरिटी डेट निकालेंगे तो उसमें अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे बीच के अंदर आ जाता है तो डेट होगी बिल के मैच्योरिटी पीरियड की वो 1 डे आफ्टर, मतलब 1 दिन बाद करेंगे हम, 1 दिन बाद की डेट लेंगे। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो उसमें तो सबको पता होता है कि जैसे 15 अगस्त आने वाला, 26 जैन या फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती आ गई या कोई संडे आ गया तो उस दिन हम क्या करेंगे? जो मैच्योरिटी पीरियड लेंगे ड्यू डेट प्लस उसमें 3 डेज लेंगे, तो जो वो डेट आएगी उससे 1 दिन पहले हम क्या मान के चलेंगे? 1 दिन पहले की डेट को मैच्योरिटी पीरियड मान के चलेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए हमारा जो बिल होता है उसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस क्या आता है, इट कैन बी रिटेन टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब इसमें क्या बोला गया है, हम जो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो बीआर बन जाता है, बिल रिसीवेबल बन जाता है एक सेलर के लिए जब एक परचेजर उस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर देता है उसको। तो ये तो सेलर के लिए क्या होता है? बीआर। बीआर में एसेट होती है और परचेजर के लिए ये क्या बन जाता है? बीपी, बिल्स पेबल। तो जो सेलर जो होता है वो इस बीआर को 4 टाइप से यूज कर सकता है। फर्स्ट आता है हमारा इट कैन बी रिटेन टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो सेलर जो होता है वो क्या कर सकता है? इसको मतलब रिटेन अपने पास रख सकता है जब तक उस बिल की डेट ऑफ मैच्योरिटी ना आए, उस टाइम पीरियड तक वो अपने पास रख सकता है। ठीक है।
सेकंड केस आता है हमारा, इट कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक। मान लीजिए जो सेलर है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो डिस्काउंटेड करवा सकता है बैंक से मैच्योरिटी पीरियड से पहले। लेकिन इस केस में बैंक क्या करेगा, कुछ डिस्काउंट काटेगा उस बिल के लिए, अब खुद चार्जेज काट लेगा और उसको जो अमाउंट है वो टोटल पे नहीं करेगा, लेस अमाउंट पे करेगा। किसको? सेलर को। ये ऐसा सेलर जब करता है जब उसको मतलब मनी की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो वो अपने डेट ऑफ मैच्योरिटी है उससे पहले उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले सकता है। थर्ड केस आता है हमारा, इट कैन बी इंडोर्स टू सम अदर पार्टीज। इसमें क्या बोला गया है, जो सेलर जो होता है वो इंडोर्स कर सकता है टू सम अदर पार्टीज। मान लीजिए 3 बंदे हैं हमारे पास, एक ए है, बी है, सी है। अब ए ने गुड सेल की बी को, बी ने क्या दिया, एक मतलब एक्सेप्टेंस दे दी, बी आर दे दिया किसको? ए को। तो ए जो होता है, ए के पास वो बी आर आ गया। अब ऐसे ही ए ने क्या किया, गुड सेल परचेज की सी से, लेकिन अब जो ए है उसके पास पैसे नहीं है। उस केस में क्या करेगा, वो अपना बी आर किसको दे देगा? सी को। तो इट कैन बी इंडोर्स टू सम अदर पार्टी। इसमें ए ने जो है अपना बिल इंडोर्स किसको कर दिया? सी को कर दिया। अब डी आता है हमारा, फोर्थ केस आता है, इट कैन बी सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कई बार क्या करते हैं, जो सेलर होते हैं उसके पास नंबर्स ऑफ बीआर आते हैं, क्योंकि बिजनेस है, नंबर ऑफ क्रेडिट सेल होती है। तो इस केस में क्या करता है, वो अपने जितने भी बीआर होते हैं वो बैंक के पास सबमिट करवाता जाता है और बोलता है कि आप अमाउंट कलेक्ट करो इनसे। तो इस केस में जो बैंक होता है वो खुद कलेक्ट करता है अमाउंट फ्रॉम द, किससे? अमाउंट फ्रॉम द परचेजर या ड्रॉवी। Okay, thank you. Bye bye. If you have any query about this topic, please write on the comment box. I will try to reply as soon as possible. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।